हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी चल रहा है हमारा फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके जो भी वीडियोस हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक है। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट खोल के उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसमें एक और वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 3 मौलिक परिमाण हैं, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो क्या होता है। वो होता है आपका मास, लेंथ और टाइम। तो आपका जो सही आंसर है वो है एक पुंज हो गया आपका मास, लंबाई यानी लेंथ और समय टाइम। ये 3 होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ये किसने दिया है? तो ये दिया गया है न्यूटन के द्वारा। आप सब जानते हो ये दिया है न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक। तो सबसे अधिक इलास्टिक क्या है? ये है स्टील। अब आप में से बहुतों को ये कन्फ्यूजन होता होगा रबड़, लेकिन इस स्टेज पर आकर शायद अब आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सबसे अधिक इलास्टिक कौन सा है। ये है रबड़, सॉरी स्टील। अगला क्वेश्चन है पानी पर तेल तैरते हैं क्यों ऐसा होता है कि पानी पर तेल तैरने लगता है? क्योंकि जो तेल का घनत्व है यानी डेंसिटी है वो पानी से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्यों? क्या कारण है कि अंगूठे से दबाने वाला पिन लकड़ी में आसानी से चला जाता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो क्या है इसका कारण? क्या है कि कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। क्या है? कम क्षेत्रफल, यानी ये देखो, ये जो इसका आप यहाँ से पुश करते हो ये बहुत मिनिमम इसका एरिया होता है और इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है। तो कम क्षेत्रफल पर बहुत अधिक फोर्स पड़ता है, इसी कारण से ये आसानी से चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने पर क्या मिलता है? अगर वस्तु का द्रव्यमान यानी मास को आप उसके आयतन यानी वॉल्यूम से भाग देते हो तो आपको कौन सा क्वांटिटी मिलता है? कौन सा क्वांटिटी मिलता है? ये मिलता है आपको डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपका पूरा डेफिनेशन क्वेश्चन में डाल दिया जाता है कि अगर मास को वॉल्यूम से भाग देते हो तो आपको क्या मिलता है? ये मिलता है डेंसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो आप सब जानते हो, डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? ये करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता यानी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का इकाई क्या होता है? ये होता है पॉइज। क्या होता है? पॉइज। ये होता है विस्कोसिटी का या श्यानता का इकाई। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा इसमें व्याख्या कौन सा सिद्धांत करेगा? यह है न्यूटन का तीसरा नियम। आप सब जानते हो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, तो इसका न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे फॉलो होगा। अगला है कि चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर गिरते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होगा? चलती बस, देखो आप, मैंने बताया था कि ध्यान बस इतना रखना है क्या पूछा जा रहा है। बस अगर चल रही है तो हो जाएगा जड़त्व तो किस चीज का? तो मोशन का इनर्शिया हो जाएगा। अगर रुकी हुई है तो हो जाएगा रेस्ट का इनर्शिया। तो यहाँ पे उतना आपको दिया हुआ नहीं है, इनर्शिया से रिलेटेड है नहीं। यहाँ पे आपको लॉ ऑफ मोशन पूछा गया, फर्स्ट सेकंड था, तो ये हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि इनर्शिया इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, एक समान रफ्तार में बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में एक गेंद सीधा उछालता है तो क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन में एक बालक बैठा हुआ है और बॉल को वो सीधा ऊपर उछालता है, तो बॉल कहाँ आकर गिरेगा? क्या उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, या उसके हाथ में गिरेगी, या गेंद नीचे नहीं आएगी? आपका सही आंसर है गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी, ठीक है। दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ, एक आपको पूछा जाता है ट्रेन से और दूसरा बस या कार में दिया जाएगा, ठीक है, ओपन कार में, तो भी इसके हाथ में ही गिरेगी। आपको ध्यान रखना है, इसमें आंसर चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप फेस कर रहे हो वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉल भी फेस कर रहा है, इसी कारण से आपके रेस्पेक्ट में हुआ कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है? यानी नॉट किस चीज के गति को मेजर करता है? यह समुद्री जहाज, आप जानते हो नॉटिकल सी माइल,
ठीक है। यह समुद्री डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है, तो नॉट हो जाएगा आपका समुद्री जहाज। अगला क्वेश्चन है कि दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग होता है? तो कौन सा कारण है? वो है आपका अप केंद्र प्रसारी बल, ठीक है, अप केंद्र प्रसारी बल, या आप बोल सकते हो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही ये सब होता है आपका। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना, दूध से मक्खन निकालना, ये सब एक ही कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? ये करता है बंसन बर्नर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बंसन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है? प्रेशर कुकर आप सब जानते हो, तो प्रेशर कुकर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? चलिए देखते हैं क्या क्या है स्टेटमेंट्स। पहला है वाष्प भोजन को जल्दी पकाने में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। वेपर जो है वह भोजन को जल्दी से पकाने में मदद करता है। अगला पॉइंट है कि उच्च दबाव के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घटता है, ये गलत है। जब प्रेशर बढ़ता है तो जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, इस कारण से ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा है ईंधन की खपत में यह बचत करता है, तो ये तो सही है, ठीक है। तो आपका केवल 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का तीसरा नियम। इसमें अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कुछ, तो यह है न्यूटन का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है कि मान लें कि m1 एवं m2 द्रव्यमान यानी मास के 2 पिंड के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षणीय बल कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये होता है g इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, r यानी डिस्टेंस स्क्वायर। तो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा 1 g इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये g क्या है? ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपका g है उसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वो होता है 6.7 इंटू 10 टू पावर -11, और यूनिट तो और भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन kg स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये इसका आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, इसका जो यूनिट है वो क्या है? कांस्टेंट g का। ये होता है n kg स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू पूछे तो ये हो जाता है 6.7 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन kg स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी हुई कॉर्क युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तो यह टूट जाता है, क्यों? क्या बोला जा रहा है कि एक बोतल है, ठीक है, उस पर कॉर्क लगा हुआ है यानी वो एयर टाइट है। अब अगर आप उसको जमाते हो तो क्या होगा? वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? आप सब जानते हो, जब पानी जम जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके कारण से वह टूट जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, जमने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है पानी का। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? कौन सा वैज्ञानिक था वो जिसने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये है डेवी ने ऐसा किया था, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? किसने ये कहा था कि ऊष्मा एक तरह का हीट एनर्जी है जिसको हम लोग कार्य में बदल सकते हैं? तो ये कहा गया था रॉमफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रॉमफोर्ड के द्वारा। जो मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ वहाँ पे ये सब कुछ मैंने इंक्लूड किया था। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व तो सबसे कम है? तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे कम डेंसिटी किसका होता है? ये होता है पेट्रोल का। अगला क्वेश्चन है कि कार्य निष्पादन की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य के निष्पादन की दर को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है शक्ति, ठीक है। जिस दर से यानी जिस रेट से आप किसी काम को करते हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पावर। अगला, एक चट्टान के एक टुकड़े को जब हम धरती से चंद्रमा की सतह पर ले जाएंगे तो उसका क्या होगा? क्या चीज बदलेगा अगर आप यहाँ से लेकर जाते हो, और क्या नहीं बदलेगा? आप जानते हो उसका मास जो है वह कभी भी बदलता नहीं है। या तो आप चंद्रमा पर लेके जाओ या कहीं और लेके जाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी नहीं बदलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान नियत रहेगा और वजन बदल जाएगा। वेट ये डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार ये बदलते रहता है। अगला है कि दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई मात्रक दबाव यानी प्रेशर का क्या होता है? आप सब जानते हो, ये होता है पास्कल, ठीक है।
पास्कल किसका ऐसा यूनिट है? दबाव यानी प्रेशर का। अगला है, एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार है? तो कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा लॉ दिया है जिसके अनुसार घरों की छतें उड़ जाती है तूफान में? तो यह किसके अनुसार होता है? यह होता है बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार? बर्नौली सिद्धांत के अनुसार। अगला है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार जाना जाता है? तो आप सब जानते हो, यह न्यूटन का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? आप जानते हो बहुत अधिक अगर ठंड हो रही हो तो पहाड़ों पर जो पानी का पाइप है वो फट जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पाइप में पानी जमने पर वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण से पाइप फट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोकपल यानी ताप युग्मक जिसको बोलते हैं, ठीक है, थर्मोकपल, यह डैश द्वारा बनाया जाता है। तो थर्मोकपल को किससे बनाया जाता है? यह बनाया जाता है दो सदृश धातुओं से। किससे बनाया जाता है? यह दो मेटल यूज किया जाता है और उससे बनाया जाता है थर्मोकपल। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगते हैं। तो पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? अगर 1 ग्राम पदार्थ को आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका अगर बदलना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो ऊष्मा यानी हीट जो नीडेड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको उस चीज का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। अगला है आपका कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि विकिरण पायरोमीटर यानी रेडिएशन पायरोमीटर जो होता है उससे आप कितना टेम्परेचर माप सकते हो, और कितने टेम्परेचर से अधिक मापने के लिए आप यूज करते हो? तो वह 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक। इससे नीचे के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के लिए हम लोग रेडिएशन पायरोमीटर का यूज करते हैं। और ये काम किस पर करता है? तो ये करता है टोटल रेडिएशन इफेक्ट पे, इसीलिए इसको टोटल रेडिएशन पैरोमीटर भी कहा जाता है। और इसमें जो परम ताप होता है, ठीक है, उसके 4 पावर 4 यानी 4 गुने के अनुसार इसकी मात्रा जो है, रेडिएशन की मात्रा, वह डिपेंड करती है, वेरी होती है। जैसे प्रोपोर्शन में आपको अगर पूछा जाए तो यहाँ से आपको बोला जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 4, ये आप याद रखना, ठीक है, रेडिएशन का ये लॉ होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है? यानी एक वास्तविक गैस है, रियल गैस है, यह एक आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की भांति कब काम करेगा? तो यह निम्न दाब और उच्च तापमान पर एक आइडियल गैस की भांति कार्य करता है। निम्न दाब और उच्च ताप, याद रखना, निम्न दाब यानी प्रेशर मिनिमम हो और टेम्परेचर मैक्सिमम हो, तो यह आइडियल गैस की भांति काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में डूबी एक सक्रिय नली में पानी के ऊपर चढ़ने की जल की केशिका क्रिया समृद्धि का कारण क्या है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला जा रहा है? आप जानते हो कि आपने एक टब में पानी रखा है, उसमें अगर आप एक कैपिलरी ट्यूब रखते हो तो उसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने कैपिलरिटी से क्वेश्चन पढ़ा है कि जड़ में पानी ऊपर खींचना, या फिर आपका लैंप जो होता है उसमें उसके बढ़ती में पानी तेल का ऊपर खींचना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, जैसे दिया है, दिया में ऊपर खींचना तेल का, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर होता है कैपिलरिटी के कारण। लेकिन अभी आपको पूछा जा रहा है कि एक अगर कैपिलरी ट्यूब आपके टब में रखा हुआ है तो उसमें जो पानी ऊपर चढ़ जाता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है पृष्ठ तनाव, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण ही पानी ऊपर चढ़ता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई व्यक्ति बर्फ की सख्त सतह पर कैसे चल सकता है? अगर बर्फ का एक बहुत ही सख्त सतह है, सरफेस है, उस पर कोई व्यक्ति कैसे चल सकता है? उसे रोलर स्केट्स इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। रोलर स्केट्स को यूज करके वह आसानी से चल सकता है, नहीं तो उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है। या नहीं तो इसके अलावे स्केट शूज भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और बेहद
कम घर्षण के साथ अगर वह चलना चाहे तो चल सकता है, नहीं तो फिसल जाएगा। इस कारण से उसको क्या यूज करना है, रोलर स्केट्स यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान यानी मास कितना होता है, ये होता है कुछ भी नहीं हो सकता ना, इसमें मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है और आप जनरली मास को कभी ग्रेविटी मान लेते हो, कभी कुछ मान लेते हो। अभी जैसे मुझे ही लगा था कि मैं इसका वेट मैंने समझ लिया था, तो अभी मैं आंसर 0 आपको बताने वाला था, लेकिन फिर अचानक से याद आया ये द्रव्यमान का बात कर रहा है यानी मास का बात कर रहा है। वेट पृथ्वी के केंद्र पर यानी सेंटर पर 0 हो जाएगा, लेकिन जो मास है वो हमेशा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन शायद आपका 211 211 नंबर क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा गलती हो गया। देखो वहां पे पृथ्वी से रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, आप याद रखना। इक्वेटर से ऊपर जब आप पोल की तरफ जाते हो या नीचे नीचे वाले पोल की तरफ आते हो तो जी का मान बढ़ता है। ठीक है, जी मिनिमम होता है इक्वेटर पे और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। लेकिन वहीं पे अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो या पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हो तो जी का मान घटता है। वहां पर शायद मैंने आपको उल्टा बोल दिया था, पृथ्वी के सतह पर से ऊपर या नीचे जाता है तो जी का मान घटता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहां शायद इक्वेटर सोच के मैंने आपको उल्टा बता दिया था। इक्वेटर से ऊपर नीचे जाओगे तो जी का मान बढ़ेगा, लेकिन पृथ्वी के सतह यानी सरफेस से ऊपर या नीचे जाओगे तो जी का मान घटता है। ठीक है, इस कारण से जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हो तो आपका जो जी है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। इसी कारण से आपका वेट भी 0 हो जाता है पृथ्वी के सेंटर पे। तो यहाँ आपको मास का बात किया जा रहा था, इस कारण से आपका कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव की इकाई होती है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का इकाई क्या होता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का इकाई क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। आप याद रखना, न्यूटन पर मीटर इसका इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान क्या होगा। आप जानते हो सबसे पहली बात, अगर त्वरण आपको दिया हुआ है आपको क्या चीज चाहिए, आपको ग्राफ कैसा चाहिए। अगर एक्सलेशन आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ चाहिए, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको विस्थापन और समय का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो कि विस्थापन और समय का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो आपका एक्सलेशन नहीं निकलता है, आपका क्या निकलता है, आपका निकलता है वेलोसिटी। और इस ग्राफ में आपको साफ दिख रहा है कि समय और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो आपको वेलोसिटी देगा, और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यानी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। समय के साथ आप देख रहे हो ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहता है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 0। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, एक्सलेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है। सेम कारण है, मैंने आपको बताया हुआ इसका कारण क्या है, यह है विश्राम का जड़त्व। बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर वह रेस्ट में है और चलना चालू कर दिया तो ये हो जाएगा रेस्ट का इनर्शिया, और अगर चल रहा है और अचानक से रुक जाए तो ये हो जाएगा मोशन का इनर्शिया। बस एक ही चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। दो द्रव्यमान यानी मास दिया हुआ है 5 किलो 10 किलो, बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। अब आपको पूछा जा रहा है कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका मान क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, आप आसानी से फॉर्मूला पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है G इंटू M1 M2 अपॉन R² होता है। आप उसको पुट कर दो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा F इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R² या डिस्टेंस स्क्वायर, जो भी आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, आप देख लो G के फॉर्म में आंसर है तो G ही रहने दो, और इंटू M1 M2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन डिस्टेंस क्या है, ये है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, ये काट दो तो ये हो जाएगा 2, यानी ये आपका हो गया F इक्वल टू G/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है 1, ये हो जाएगा फोर्स इसका G/2।
अगला क्वेश्चन है कि कोई स्थिर बल किसी 5 kg के वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 5 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो बल का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि एक फोर्स काम कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और वो फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वह है 5 kg और वह 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है। अब इस फोर्स के कारण उस वस्तु का जो स्पीड है, ठीक है, यानी जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अब आपको उस फोर्स का वैल्यू बताना है। आप जानते हो कि अगर फोर्स आपको निकालना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा F = ma, ठीक है। यहाँ से आपको सबसे पहले ए निकालना होगा, यानी एक्सेलरेशन निकालना होगा। अब देखो वेलोसिटी इसका 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर हो जाता है, और आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक गिवन टाइम में जो वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया है, ये आया है 36 - 18 अपॉन टाइम, यानी 100 सेकेंड। अब या तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो या इसको 100 को आवर में कन्वर्ट करो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 18 किलोमीटर पर आवर जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप जानते हो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आप अगर उस चीज़ को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो किसी भी किलोमीटर पर आवर को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। और यही अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता मीटर पर सेकेंड से, तो आप मीटर पर सेकेंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 से 18 कट जाएगा, ये हो गया आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज हो जाता है स्पीड 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक। अब यहाँ से एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v2 - v1/t। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या निकल गया, v2 आपका क्या है, ये है 10, v1 है आपका 5 अपॉन t है आपका 100 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/100 यानी 1/20। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया इसका एक्सेलरेशन। अब आप जानते हो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास आपका है यहाँ पे 5 kg, एक्सेलरेशन है आपका 1/20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो जाएगा आपका 1/4। यहाँ 5 से कटाओगे तो 4 हो जाएगा, 1/4 kg, ठीक है। सॉरी 1/4 न्यूटन, kg नहीं, आपका फोर्स है तो आपका हो जाएगा 1/4 न्यूटन। तो 1/4 न्यूटन को आप और क्या ले सकते हो, ये ले सकते हो 0.25 न्यूटन। सिंपल सा केस था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, आपको ऐसे एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में बहते हुए एक काया द्वारा अनुभव किया जाने वाला ऊपरी प्रतिबल समान होता है। ये काया क्या हुआ, ये हो गया आपका बोट, एक छोटा बोट, ठीक है, इसको काया बोलते हैं। तो अगर पानी में एक बोट अनुभव करता है कोई भी ऊपरी प्रतिबल, तो वह क्या होगा, वो होगा बायोंट फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, काया द्वारा प्रतिस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर। आप जानते हो बायोंट फोर्स क्या होता है, जितना वेट का वो पानी डिस्प्लेस करेगा उसका हो जाएगा उसका बायोंट फोर्स के बराबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3, काया द्वारा प्रतिस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर वह बायोंट फोर्स फील करेगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की इकाई होती है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। आप जानते हो एक्सेलरेशन का इकाई क्या होता है, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब आप ध्यान से ऑप्शन देखोगे आपको कहीं पे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है, लेकिन यह क्वेश्चन सही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो DMRC कस्टम रिलेशन असिस्टेंट, ये परीक्षा 2012 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसका आंसर है दूरी प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड। अब ये दूरी प्रति सेकेंड ये होता है यानी मीटर पर सेकेंड, ये आपका होता है वेलोसिटी का, अब प्रति सेकेंड यानी वेलोसिटी का अगर टाइम से डिवाइड करते हो तो ये आपको मिलता है एक्सेलरेशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूरी प्रति सेकेंड, ठीक है। ये गलती से 2 बार प्रति सेकेंड नहीं आया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का ही पार्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि क्या किस तरह से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई नहीं है। ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी का एक यूनिट कौन सा नहीं है, जूल है, न्यूटन मीटर है
किलोवाट नहीं है, ठीक है। किलोवाट किसका यूनिट है, ये है पावर का, तो पावर का यूनिट होता है किलोवाट। किलोवाट घंटा होता है एनर्जी का यूनिट। आपका आंसर हो जाएगा 3, ये यूनिट नहीं है एनर्जी का।